हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस .com में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का 4th चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। है ना, चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसी को हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे, पूरे थ्योरी को, पूरे चैप्टर को। फिर इनके बाद इनका क्वेश्चन आंसर सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम आपका है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब हम लोगों ने जैसे पिछला जो चैप्टर था आपका, पूरे कहानी को आपको समझाएंगे, तभी जो है आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जो पिछला चैप्टर पढ़े जिसका नाम था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जहां पर अमेरिका का दबदबा को देखे। अब देखिए हर चीज में ना अमेरिका का रूल लगने लगा। जैसे अब कोई अगर कपड़ा पहन रहा है तो भी अमेरिका का पहन रहा है, जींस सबसे पहले अमेरिका लाया था, है ना। कोई अगर कुछ खा भी रहा है, जैसे पिज्जा बर्गर कुछ भी खा रहा है, वो भी अमेरिका का। हर जगह अमेरिका का ही दबदबा था। अमेरिका बिना मतलब का जाके इराक पर हमला कर दिया और कहा था क्या कि यहाँ पर जो है हथियार रखता है, जबकि वो हथियार रख नहीं रहा था, है ना। और बाद में देखा तो उसको उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था तेल पर कब्जा करना। तो इस तरीके से जो है अमेरिका का दबदबा वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो अब सारे देशों ने सोचा, पूरी दुनिया के देशों ने सोचा कि क्या एक सोवियत संघ ही था जो अमेरिका का कंट्रोल कर सकता था? अब क्या इस अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं है? अमेरिका जो इतना ताकतवर हो गया है, तो इसको रोकने वाला क्या कोई नहीं है? तो फिर देशों ने मिलकर के, अलग अलग देशों ने मिलकर के एक संघ बनाया, एक संगठन बनाया, जहां पर दो देश, 4 देश, 5 देश, 10 देश मिलकर के एक एक संघ बनाया। और इसी का संघ का नाम हम लोग कहते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। समझ में आ गया आपको? चीजें समझ में आई? तो अमेरिका का जो दबदबा इतना ज्यादा बढ़ गया था, अमेरिका जो इतना ताकतवर हो चुका था, अब उसको कंट्रोल करने के लिए कोई देश अकेले तो नहीं रहा। तो इसीलिए दो देश ने मिलकर के, मतलब इसीलिए कई देशों ने मिलकर के दो चीज बनाया। एक था यूरोपीय संघ, जो कि आप सबको पढ़ना है इस चैप्टर में। एक था यूरोपीय संघ, ठीक है, और एक आपका था आसियान। आसियान, इसमें टोटल 10 देश आपका अभी प्रेजेंट में है और इसमें टोटल 28 देश आपका अभी प्रेजेंट में है। तो ये आसियान यूरोपीय संघ एक बना और एक आसियान बना, जो कि देशों का एक समूह बना। क्यों? ताकि अमेरिका जो इतना ताकतवर हो गया है उसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हर जगह देखता था तो अमेरिका ही आता था, है ना। फिर इधर धीरे धीरे जो चीन है ये भी काफी विकसित हुआ। चीन भी जो है बहुत ज्यादा तरक्की करने लगा, जैसे कि आप सबको पता है अभी चीन महाशक्ति के गिनती में आता है। फिर जो जापान है, जापान भी आपका बहुत ज्यादा शक्ति होने लगा, है ना, शक्तिशाली होने लगा। तो हम लोग जो है इस चैप्टर में यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में, चीन जो इतना विकसित हो गया उनके बारे में, फिर भारत और यूरोपीय संघ, भारत और चीन के बीच के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। चीजें समझ में आई? चलिए शुरू करते हैं। तो अमेरिका जो इतना दादागिरी बन गया था, आज का हेडिंग आपको डालना है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। अब थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले प्यारे बच्चों कि ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र होता क्या है। देखिए सोवियत संघ के विघटन के बाद, अब सोवियत संघ कब खत्म हुआ था? आप सबको पता है कि सोवियत संघ जो है वो 1991 में खत्म हो गया था। और जब 1991 से पहले जब सोवियत संघ था तो कोई भी देश उतना नहीं डर रहा था, क्योंकि भाई अब दो राजा अगर है, दो महाशक्तिशाली अगर आमने सामने है तो देशों को डर क्यों लगेगा? अरे लगेगा अमेरिका अगर ज्यादा पावर बढ़ रहा तो उसको रोकने वाला कोई ना कोई एक सोवियत संघ है, इधर सोवियत संघ अगर आगे बढ़ जाएगा तो उसको रोकने वाला अमेरिका है। लेकिन जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं है। ये देश को, ये पूरी दुनिया को सताने लगा डर, है ना। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। यानी कि अमेरिका का जो दबदबा है वो क्या हो गया? कायम हो गया। वर्चस्व का मतलब दबदबा। इसी बीच कुछ देशों का उदय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हुआ। इसी बीच किसी देश का, कई देशों का जो उदय है वो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में समझाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? जिसमें एक था यूरोपीय संघ और दूसरा था आसियान, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी देश का जो संघ बनता है ना, जैसे आप लोग बोलेंगे सर यूरोपीय संघ भी जो है एक प्रकार का तो देशों का समूह ही था, लेकिन यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ में क्या अंतर है ना। जो आप लोग अगर ये बोलेंगे कि सर ये जो सोवियत संघ था, ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका यूएसएसआर था, है ना, लिख देता हूं डायरेक्ट, यूएसएसआर था, ये भी तो एक प्रकार का संघ ही था, ये भी तो संघ ही था। सोवियत संघ जिसको हम लोग कहते थे, ये भी तो संघ था। तो फिर इसमें और ये यूरोपीय संघ में क्या डिफरेंस है ना, क्योंकि जब ये पहले था तो ये क्यों खत्म हो गया? तो देखिए दोनों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी 15 देशों का समूह था, ये भी 15 देशों का समूह था, और ये अभी कितना देशों का समूह है बच्चों? 28 देशों का समूह है। तो ये भी 28 देशों का समूह था, ये भी 15 देशों का समूह था, लेकिन इसको खत्म किया गया अमेरिका के द्वारा। सभी देश अलग अलग होना चाहते थे, बहुत सारे कारण के हम लोगों ने देखा कि सोवियत संघ का खत्म होने के पीछे कई कारण था जो कि हम लोग पढ़े, लेकिन ये खत्म हो गया, इसीलिए यूरोपीय संघ आया। कब आया? 1992 में।
ठीक है, यानी कि जैसे ही ये 1991 में खत्म हुआ, कहानी को समझिए, जैसे ही ये यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जैसे ही 1991 में खत्म हुआ, जस्ट एक साल के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। अगर ये रहता तो फिर ये नहीं आता। तो ये क्या था, तो ये अमेरिका को रोकने के लिए था, लेकिन ये तो खत्म हो गया, तब आया यूरोपीय संघ। समझ में आ गई आपको चीजें, तो इसीलिए आया था, ऐसा नहीं कि वो था तो ये आता। समझ गए। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग मैप को देखिए और आप लोग को क्लियर दिख रहा है या नहीं मैप, थोड़ा सा आप लोग बताइए। नाम वगैरह थोड़ा बहुत भी पढ़ा जा रहा है क्या? अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो कोई बात नहीं, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखो, ये है यूरोपीय संघ, द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यहां पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपका फ्रांस है, और यहां पर देखिएगा तो ये यूनाइटेड किंगडम है। शुरुआत में जब यूरोपीय संघ का गठन हुआ था तो उस वक्त में जो फ्रांस और जो आपका यूनाइटेड किंगडम है ये भी आपस में था, यानी कि यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ था, याद रखिएगा, ये जो यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ था तो उस वक्त में टोटल 28 देश था, है ना। तो 28 देश में एक आपका 29 देश था, तो 29 देश में एक आपका यूनाइटेड किंगडम भी था, जो कि 2020 में निकल गया यूरोपीय संघ से। ठीक है, तो यूरोपीय संघ जो है 28 देशों का समूह, जिसमें आपका यूनाइटेड किंगडम भी था, फ्रांस भी था। अब हुआ क्या, ये जो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है ये लोग आपस में ही लड़ता था हमेशा। आप लोग ये जानते होंगे, जैसे ही 1900 जब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्यारे बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, आप लोग ये सब याद रखते हैं कि नहीं? फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 से लेकर के 1918 के बीच जब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से 1918 के बीच हुआ था, तो इसमें जो है फ्रांस जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। फ्रांस, इधर जो है आपका ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन जिसको अंग्रेज जो है ये बहुत शक्तिशाली था, ये सारा देश बहुत शक्तिशाली था। जर्मनी जो है ये बहुत शक्तिशाली था, जर्मनी जो है ये बहुत शक्तिशाली था। अब ये सारा देश जो है ना प्रथम विश्व युद्ध में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध आते आते ये सारा देश जो है कमजोर हो गया, और ये इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि ये जो भारत पर कब्जा जमाए हुए था यहां से भी वापस चले गया। जैसे हम लोग गुलाम थे अंग्रेज का, लेकिन 1947 में ये भारत को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। जितना शक्तिशाली वो प्रथम विश्व युद्ध में था, अब वो उतना शक्तिशाली नहीं रहा। अब जब ये लोग इतना शक्तिशाली नहीं रहा और वो देखा कि अमेरिका जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, तो पहले क्या करता था, ये जो फ्रांस है और ब्रिटेन, ये लोग आपस में लड़ता था, ये लोग आपस में हमेशा लड़ाई करता था। तो मैप में वही चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये फ्रांस और ये जो फ्रांस है और ये जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है, ये लोग क्या करता था, आपस में हमेशा लड़ता था, हमेशा लड़ाई करता था, है ना। कोई छोटी छोटी बात पे, कभी बॉर्डर को लेके, कभी इसको लेके, कभी कुछ किसी भी चीज को लेके। जब ये लोग देखा कि अमेरिका इतना शक्तिशाली बन गया, हम लोग कमजोर हो गए, तब ये लोग कहा कि छोड़ो कल की बातें पुरानी, अब जो है हम लोग एक नई कहानी को बनाते हैं। ठीक है, तो ये लोग छोड़ो कल की बातें यानी कि पुरानी बातें को भुला दिया, आपस में मिल गया और एक संघ बनाया जिसका नाम रखा यूरोपीय संघ, जिसमें अभी 28 देश शामिल है। लेकिन ब्रिटेन अभी निकल चुका है, 2020 में वो इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और ये जो है सभी सदस्य देश का नाम है, जैसे जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, ये जितना भी देश है, सभी देश, टोटल 28 देश है, तो 28 देश का यहाँ पर नाम है। नाम आपको याद नहीं रखना, टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपकी कहानी जो है वो शुरू होती है प्यारे बच्चों। कहानी तो आपको समझ में आ रही होगी ना, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये आप समझ गए, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। देखो, यूरोपीय संघ 28 संप्रभु राष्ट्र जो सदस्य राष्ट्रों के तौर पर जाने जाते हैं, यानी कि यूरोपीय संघ जो है वो 28 देशों के मतलब कि संघ है, जिसको हम लोग राष्ट्र कहते हैं, देश कहते हैं, यानी कि वो एक देश है। 28 देशों का संगठन को हम लोग कहते हैं यूरोपीय संघ। इस समय 3 राष्ट्र आधिकारिक तौर पर इसकी सदस्यता की प्रतीक्षा कर रही है, यानी कि टोटल 3 राष्ट्र ऐसे हैं जो कि अभी इसका ये होना चाहता है, मतलब कि सदस्यता लेना चाहता है, जिसमें एक तुर्की भी है और 2 देश है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी जो है 28 देश है, और अगर ये तीनों देश को अगर मिल गया, स्वीकार अगर हो गया ये तीनों देश का, तो टोटल 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31 सदस्य हो जाएगा। लेकिन अभी 28 है, 3 देश जो है वो प्रतीक्षा में है। ठीक है, हाल ही में 31 जनवरी 2020 को, कब 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के संसद ने बाहर निकलने का घोषणा कर दिया था। तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ में जो ब्रिटेन है वो कब निकला था, 31 जनवरी 2020 को। ठीक है जी, याद रहेगा। तो 28 सदस्य देश का नाम था। चलिए अब यहां से जो है असली कहानी आपका शुरू होता है, असली चैप्टर शुरू होता है। देखो, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यानी कि 1945 के बाद, फिर शीत युद्ध के समाप्ति के बाद यानी कि 1991 के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, साथ ही साथ आपके 1945 के बाद जो है 1991 सोवियत संघ की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय संघ का संगठन हुआ।
यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, पूछा जाए क्या कि यूरोपीय संघ की यूरोपीय संघ की जो स्थापना वो कब हुई थी? 1992 में। यूरोपीय संघ 28 देशों का ऐसा समूह है जो यूरोपीय क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समर्पित है। कहने का मतलब है यूरोपीय संघ जो है 28 देशों का सदस्य है, जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो आर्थिक क्षेत्र है और साथ ही साथ जो सामाजिक विकास है, यानी कि ये एक दोनों को, जैसे मान लो कोई भी देश का जो समूह बनता है तो वो क्यों बनता है? ताकि अगर हम आपके देश में बिजनेस करने के लिए जाए तो आप मेरे ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लीजिएगा, अगर आप भी मेरे देश में आइएगा तो हम भी आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे। तो फ्री ट्रेड जिसको बोलते हैं, मुक्त व्यापार जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये देश जब संघ बनाया, या 28 देश जब संघ बनाया मिलकर के, तो ये 28 देश में क्या नियम लगा कि ये देश जो है एक दूसरे का आर्थिक विकास में मदद करेगा, चाहे वो जैसे हो। मान लेते हैं कोई बाहरी से हमला कर लिया कोई देश, तो ये 28 देश मिलकर के उन पर हमला करेगा। किसी भी तरह का समस्या आ गया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, तो ये 28 देश मिलकर के उसको हेल्प करेगा, मदद करेगा कोई भी देश में, ये 28 देशों के बीच में जिसको प्रॉब्लम आए, ठीक है। यह संस्थान यूरोपीय देशों का एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो आपस में सभी सदस्य देशों को मिलकर यूरोप के विकास की रणनीति बनाने और उसे लागू करने के लिए गठित किया गया है। यानी कि यह संस्थान यूरोपीय देशों का एक ऐसा संगठन है जिसको बनाया गया है किस लिए? यूरोपीय रणनीति बनाने के लिए, विकास की रणनीति बनाने के लिए, मतलब यूरोप के विकास के लिए। यूरोप जो महादेश है वो और ज्यादा तरक्की करे, ये जो 28 देश है वो ज्यादा तरक्की करे, इसीलिए इसका संगठन किया गया है, यूरोपीय संघ का गठन किया गया है। समझ में आ गया? तो बेसिकली इसका मकसद क्या था? यूरोपीय क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी कि सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट करने के लिए यूरोपीय संघ का विकास किया गया था। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? आगे देखो, इसकी सामान्य नीतियां ये है: समान विदेशी नीति, सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों में सहयोग और समान मुद्रा का चलन। कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर आप रुपया को डॉलर में बदलेंगे तो उस प्रोसेस में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, डॉलर को रुपया में बदलने में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। लेकिन ये जो 28 देश बनाना, 28 देश जब संघ बना लिया तो इसमें बहुत सारा चीज बिल्कुल लगा कि ये एक देश के अंतर्गत ही है। जैसे यहाँ पर जो रुपया है वो एक चलने लगा, रुपया का नाम क्या? यूरो। यहाँ का जो मुद्रा था उसका नाम क्या था? यूरो। अब 28 देशों में अलग अलग पहले मुद्रा था, जैसे भारत में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टाका चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो ये 28 देशों में अलग अलग रुपया चल रहा था। लेकिन जब ये यूरोपीय संघ का गठन हुआ 1992 में, तो उसके बाद ये सभी देश में जो है एक ही रुपया चलने लगा जिसका नाम रहा यूरो। ठीक है। सुरक्षा नीति, अब किसी भी देश में किसी भी तरह का समस्या होता है तो एक देश दूसरे का मदद करने के लिए तुरंत चले जाता है, तो सुरक्षा नीति पर बहुत ज्यादा ये किया। आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का अंदर में देश में समस्या है तो दूसरा देश उनका मदद करने के लिए आ गया तुरंत कि ठीक है हम तुम्हारा मदद करेंगे। ठीक है। तो इसमें सामान्य नीतियां क्या था? एक नीति था कि समान विदेश नीति हो, यानी कि सबके लिए बराबर का नीति हो, तुमको जितना टैक्स देंगे उतना तुम भी दोगे, समान विदेश नीति। सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों में सहयोग और एक समान मुद्रा। एक समान मुद्रा यानी कि सभी देशों में, ये 28 देशों में जो मुद्रा है वो एक ही मुद्रा चलेगा जो कि है यूरो। समझ में आ गया आपको? तो ये जो है आपका प्यारे बच्चों यूरोपीय संघ है। इसका डेफिनेशन आप अच्छे से लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटिकल साइंस में कभी कभी जो है ना करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वर्तमान वाला, प्रेजेंट वाला। तो शायद हो सकता है अगर ये पूछ ले कि भाई ये जो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन कब निकला, तो 2020 में निकला था, 31 जनवरी 2020 को निकला था, हाल ही में लगभग, है ना, याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में टोटल 28 सदस्य है, याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। और टोटल 3 क्षेत्र जो है इंतजार में है, जो 3 देश है, 3 देश जिसमें से एक तुर्की भी है और 2 देश का नाम मुझे भी याद नहीं है, तो ये जो तीनों देश है वो भी इंतजार में है। अगर इस लिस्ट में शामिल हो जाता है तो फिर जो सदस्यों की संख्या वो 31 हो जाएगी, लेकिन अभी आपका 28 है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। अमेरिका जो इतना ताकतवर हो चुका है तो उनके खिलाफ में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। पहले सोवियत संघ था, वो 1991 में खत्म हुआ, अब 1992 में आया यूरोपीय संघ। कितना आसान है। देखो यूरोपीय संघ की क्या क्या विशेषताएं था, यानी कि क्या क्या विशेषता था जिसकी वजह से ये संघ बना। सबसे पहले यूरोपीय संघ का अपना झंडा होगा, यानी कि जैसे ये 28 देश जो था, 28 जो कंट्री था, तो इसका अलग अलग झंडा था। मान लो आज के दिन पाकिस्तान, इंडिया के साथ पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर नेपाल हो गया, सब अगर आपस में हम लोग एक संघ बनाएंगे तो आज इंडिया का झंडा अलग है, बांग्लादेश का अलग है, पाकिस्तान का अलग है। लेकिन जब एक संघ बनाएंगे, मान लो इसका नाम रखा गया इंडियन संघ, ठीक है, तो इंडियन संघ का भी एक अलग झंडा बनेगा जो सब देश को मानना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही यूरोपीय संघ का एक अपना झंडा बनाया, इसका स्थापना दिवस रहा, इसका मुद्रा अपना अगला, मुद्रा का नाम क्या रहा? यूरो, है ना। इसका एक अपना रुपया रहा, इसका एक अपना झंडा रहा, इसका एक अपना दिवस रहा कि इस दिन जो है इसका गठन हुआ था, इसलिए इस दिन को सब मनाएंगे। जैसे भारत जो है कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में, तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब बनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। तो ठीक वैसे ही यूरोपीय संघ का जिस दिन गठन हुआ उसी डेट को ये लोग दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो अपना झंडा, अपना स्थापना दिवस, अपना मुद्रा।
यूरोपीय संघ का वर्ष 2016 ईस्वी में जीडीपी जो है वो 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक रहा, जो अमेरिका के जीडीपी से लगभग बराबर ही है। समझ में आ गया? यानी कि 28 देशों का जब, क्योंकि अब यूरोपीय संघ जो है एक देश बन गया, अब आपको जैसे सोवियत संघ एक देश समझते थे, वैसे ही यूरोपीय संघ को एक देश समझना है। ठीक है, क्यों समझना है? क्योंकि इसका अपना झंडा हो गया एक, इसका अपना मुद्रा हो गया एक, सभी का नियम कानून सब एक ही हो गया। ठीक है जी। तो चलिए अब देखिए, यूरोपीय संघ का 2016 में जब जीडीपी निकाला गया तो कितना था? 17,000 अरब डॉलर, जो कि अरब डॉलर से भी अधिक है, जो कि अमेरिका का जो जीडीपी था इससे लगभग बराबर। यानी कि आप ये समझिए कि अमेरिका और यूरोपीय संघ अब आपस में बराबर होने लगा, दोनों का ताकत बराबर हो गया। समझ गए? अब उसको टक्कर देने वाला फिर से आ गया यूरोपीय संघ। आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ बहुत अधिक विकास किया। ध्यान से सुनिएगा, आर्थिक, अब आर्थिक का मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। उस वक्त में पैसा किसके पास था? अमेरिका के पास। राजनीतिक मतलब राजनीति पावर सबसे ज्यादा अमेरिका के पास। सैनिक सबसे ज्यादा अमेरिका के पास। लेकिन जैसे ही ये यूरोपीय संघ का गठन हुआ तो आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ जो है बहुत ज्यादा विकास किया। अब सबसे ज्यादा सैनिक इसी के पास, सबसे ज्यादा पैसा इसी के पास, राजनीतिक पावर सबसे ज्यादा इसी के पास, इसी का सबसे ज्यादा बोलबाला यूरोपीय संघ का। ये 28 देशों का मिला के जो यूरोपीय संघ बनाया था उसका पावर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका से भी ज्यादा इसका पावर अब होने लगा था। प्यारे बच्चों आगे देखो, ध्यान से सुनो बातों को। देखिए, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो, ये वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिकी मुद्रा से 3 गुनी अधिक हिस्सेदारी लेने लगी। यानी कि मान लो डॉलर का 3 गुना ज्यादा, 3 गुना से ज्यादा। यानी कि जो ये यूरो जो मुद्रा था, जैसे अमेरिका का मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या था? यूरो। ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है कि बताओ यूरोपीय संघ का मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। ध्यान से सुनिए, तो ये जो यूरो जो मुद्रा था, अमेरिकन मुद्रा जो यूरो था, तो ये जो अमेरिकन मुद्रा यूरो था प्यारे बच्चों, ये जो है अमेरिका के मुद्रा के 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी लेने लगा। 3 गुना ज्यादा। डॉलर मान लो अगर 2 देश में चलता है तो ये जो यूरो है वो 6 देश में चलता है, 3 गुना ज्यादा। ठीक है, यूरोपीय संघ 2 सदस्य देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, एक ब्रिटिश और एक फ्रांस। यानी कि यूरोपीय संघ का 2 सदस्य देश था जो कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य था। अस्थायी का मतलब परमानेंट, जिसको वीटो पावर मिलता है। टोटल अभी, जैसे टोटल अभी कितना सदस्य है, आप लोग को थोड़ा कहानी को अच्छे से समझाते हैं। जैसे अभी टोटल कितना देश है? 5 देश है ना। 5 देश में कौन कौन है? एक अमेरिका है, एक आपका अमेरिका है ना, एक आपका कौन है प्यारे बच्चों? मान लेते ब्रिटेन है, मान लेते क्या है ही। ठीक है, एक आपका चाइना है, एक आपका फ्रांस है, एक आपका रसिया है। तो अभी जो है 5 जो वीटो पावर जिसको है, जिसको हम लोग अस्थायी सदस्य बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि इसके पास वीटो पावर है, अस्थायी सदस्य है, जो कि हमेशा के लिए बना है। तो एक अमेरिका, एक ब्रिटेन, एक चाइना, एक फ्रांस, एक रसिया, ये सभी जो है क्या है? यूरोपीय संघ का, सॉरी, ये जो है यूएनओ का सदस्य है, परमानेंट सदस्य है। तो इसमें से जो 2 सदस्य था, एक था ब्रिटेन और एक था फ्रांस, ये दोनों जो है उस वक्त में यूरोपीय संघ का भी सदस्य था। तो इससे उधर अमेरिका अकेले था, इधर 2 देश, एक ब्रिटेन एक फ्रांस, जो कि अस्थायी सदस्य है। तो बोलबाला ऑटोमेटिक है कि ज्यादा होगा। लेकिन अभी ब्रिटेन जो है वो छोड़ दिया है, तो अभी कहीं ना कहीं कमजोर हो गया होगा। लेकिन हम लोगों का सिलेबस जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, तो हम लोगों को वही पढ़ना होगा जो है। ठीक है, तो ये नहीं बोलिएगा सर कि अब जो ब्रिटिश निकल गया इसको कैसे सदस्य मान रहे हैं। लेकिन सिलेबस में आपका ये चेंज नहीं हुआ है 2009 से। तो यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश एक सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, ब्रिटिश और फ्रांस। आगे देखिए, सैन्य ताकत के श्रेणी में यूरोपीय संघ की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है ना। तो सैन्य ताकत, यानी कि सैन्य ताकत की श्रेणी में जो यूरोपीय संघ की सेना है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, इस संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास लगभग 550 परमाणु हथियार है। कितना? 550। समझ रहे हैं आप लोग? ये 2 देश के पास। अच्छा आप लोग बताइए तो इंडिया के पास कितना परमाणु हथियार है टोटल? चलिए, तो इसके 2 सदस्य देश, एक ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों के पास सिर्फ परमाणु हथियार कितना है? 550। रक्षा बजट के साथ साथ संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान इत्यादि में यूरोपीय संघ विश्व में दूसरा स्थान पर खड़ा है। यानी कि रक्षा बजट के साथ साथ उनके जो संचार प्रौद्योगिकी है, कहने का मतलब जो सैटेलाइट वगैरह निकालता है, जो अलग अलग यंत्र वगैरह निकालते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज निकालते हैं, साथ ही साथ अंतरिक्ष विज्ञान, अब कोई मंगल ग्रह पे भेज रहा है, कोई चांद पे भेज रहा है, जैसे हाल ही में हम लोग चंद्रयान 3 किए हैं, है ना। तो इस मामले में भी जो यूरोपीय संघ है वो दूसरा नंबर पर है, दूसरा स्थान पर है। तो इस तरीके से जो यूरोपीय संघ है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया अमेरिका के सामने। ठीक है, तो ये क्या था प्यारे बच्चों? ये जो है यूरोपीय संघ की विशेषताएं थी। उसका अपना झंडा, अपना दिवस, अपना मुद्रा है,
वो जो है 17,000 अरब डॉलर वो जीडीपी में खर्च किया, जो कि लगभग अमेरिका के बराबर था। आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा वो विकास करने लगा। यूरोपीय संघ की मुद्रा अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हो गई। यूरोपीय संघ के दो देश थे, एक था फ्रांस, एक था ब्रिटेन, जो कि बहुत ज्यादा मतलब 2 सदस्य है, ठीक है। और सैन्य ताकत की श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी देश हो गया, मतलब दुनिया का दूसरा नंबर पे आ गया यूरोपीय संघ। उसके बाद इस संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास लगभग कितना 550 परमाणु हथियार है, अभी भी है ना। और रक्षा बजट के साथ साथ इन सारी चीजों में भी जो है ये बहुत खर्च करता है। अब यूरोपीय संघ को आपको एक देश समझना, याद रखिएगा, जैसे सोवियत संघ को हम एक देश समझते थे, उसके अंदर में कितना देश था, 15 देश था, वैसे ही यूरोपीय संघ को भी आपको एक देश ही समझना है, लेकिन इसके अंदर देश कितना है, 28। समझ में आ गया, इसलिए आपको समझ में ज्यादा आएगा जो हम चीज बोल रहे हैं। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं को, तो हम लोगों ने देखा। अब जो दूसरा देखेंगे वो है यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य। कोई भी संघ बनाया जाता है उसका उद्देश्य होता है ना। कोई भी संघ, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो सार्क हो, कोई भी, आगे सार्क के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि भारत का सदस्य है, सॉरी जो भारत उसका सदस्य है। चलिए, तो यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? द मेन पर्पस ऑफ द यूरोपीय यूनियन, आंतरिक सहयोग कर एक दूसरे देश के आर्थिक विकास में मदद करना। यानी कि आंतरिक सहयोग मतलब एक दूसरे देश एक दूसरे का मदद करके आर्थिक विकास में, यानी कि आर्थिक डेवलपमेंट में सभी देश का जीडीपी ज्यादा से ज्यादा हो, सभी देश विकास करे, इस क्षेत्र में जो है इन देशों ने कहा। यानी देखिए, कोई भी संघ जो बनता है ना, तो वो इसीलिए बनता है, आर्थिक विकास में मदद करने के लिए, राजनीतिक में मदद करने के लिए, और बस कुछ थोड़ा बहुत, जैसे बॉर्डर वगैरह में कोई समस्या हो गया, कोई बाहरी मामला हो गया किसी देश से, या कोई देश हमला कर दिया। अब मान लो 28 देश का हम ग्रुप बनाए, अब 28 देश में 28 देश, जैसे मान लो 28 स्टूडेंट का हम ग्रुप बनाए, ठीक है, और उस ग्रुप में कोई बाहरी लड़का है जो कि हमला कर दिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 28 लड़का मिलकर के उसको जाएंगे मारेंगे। समझ गए? तो यही जो है कोई संघ का मुख्य उद्देश्य होता है। तो जो 28 देश बनाया गया था, तो पहला जो उद्देश्य वो यही था कि भाई किसी के पास कोई अगर गरीब हो जाएगा, किसी का पैसा खत्म हो जाएगा, तो उसको मदद कर देंगे, यानी कि आर्थिक मदद। तो आंतरिक सहयोग कर एक दूसरे देश के आर्थिक विकास में मदद करना, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा, एक समान मुद्रा का चलन कर एक समान आर्थिक ढांचा जो सभी देशों के लिए मददगार साबित हो, इसी का विस्तार करना। यानी कि एक समान मुद्रा लाया गया जिसका नाम हमने क्या बताया, यूरो, है ना। यूरो एक समान मुद्रा लाया जिससे क्या होगा कि आर्थिक ढांचा जो है वो सभी देशों के लिए बराबर रहे और सभी देशों के लिए मददगार हो, इसी का विस्तार किया, इसी को ज्यादा से ज्यादा फैलाया। आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करना, यानी कि कोई भी आंतरिक मामला हो गया किसी भी देश के अंदर 28 देशों में से, या फिर कोई भी बाहरी मामला हो गया, कोई भी मामला हो गया, सभी देश एक दूसरे का मदद किया, ठीक है। वीजा मुक्त आवागमन करना। अब वीजा मुक्त क्या है? जैसे आज के दिन अगर हम लोग नेपाल जाते हैं तो नेपाल में जो है किसी भी प्रकार का वीजा नहीं लगता है, या फिर नेपाल वाला अगर भारत आता है तो उसको किसी भी प्रकार का वीजा नहीं लगता है, उसको तो पासपोर्ट भी नहीं लगता यार। वीजा और पासपोर्ट दो चीज है, देखिए, एक होता है वीजा, एक होता है पासपोर्ट, ठीक है। तो पासपोर्ट का जो काम होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, मैं समझाता हूं चीजों को। वीजा मतलब क्या होता है कि कोई देश में अगर आप रहिएगा तो एक टूर वीजा होता है। टूर वीजा का मतलब हुआ कि ये 1 महीना के लिए मिलता है, ज्यादा दिन के लिए भी मिलता होगा, कभी तो गए नहीं है। तो वीजा जो होता है वो ये होता है कि अगर आप उस देश में जितना दिन रहना चाहते हैं उतना दिन के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा, है ना। चाहे वो आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो कोई 2 साल के लिए लेता है, कोई 3 साल के लिए लेता है, कोई घूमने के लिए जाता है तो 1 महीना 2 महीना के लिए लेता है ना। लेकिन वीजा जो है वो किसी किसी देश में चाहिए, किसी किसी देश में नहीं चाहिए। जैसे अगर हम लोग नेपाल जाएंगे तो नेपाल में तो पासपोर्ट भी नहीं चाहिए हम लोगों को, एक वीजा भी नहीं चाहिए, है ना। उसी तरह नेपाल वाला यहाँ आएगा उसको भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पासपोर्ट जो है वो हर देश के लिए लागू होता है ना, हर देश के लिए, चाहे कोई भी यूरोपीय संघ। तो 28 देश जो था ना, तो 28 देश में आपस में पासपोर्ट सबके पास था, एक दूसरे के पास पासपोर्ट था कि उस देश में जाओगे तो पासपोर्ट कंपलसरी है, लेकिन वीजा का कोई जरूरत नहीं था। तो वीजा मुक्त व्यापार बना दिया, है ना। तो सामूहिक वीजा मुक्त आवागमन मतलब क्या हो गया, फ्री ट्रेवल, कोई भी जा सकता है, किसी प्रकार वीजा लेने की जरूरत नहीं है, बस पासपोर्ट से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो नेपाल जाते हैं तो हम लोग को पासपोर्ट की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को। सामूहिक सुरक्षा नीति का निर्माण कर उस पर टिके रहना, नाटो का गठन इसका एक उदाहरण तथा प्रमाण है। कहने का मतलब है कि जो सामूहिक सुरक्षा नीति का निर्माण किया, अब उस पर टिके रहना, ये नहीं कि आज आप जुड़ गए और कल आप अपना नियम को बदल रहे हैं, कह रहे ये तो हम गलत कर दिए थे, ये नियम नहीं, इस नियम को बदलिए, इस प्रकार का कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, एक संधि था जिसको हम लोग कहते हैं यूरोपीय संघ की संधि, है ना। इसी को क्या कहते हैं, यूरोपीय संघ की संधि कहते हैं, जिसका नाम है maastricht संधि। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दे लघु उत्तरीय में तो याद रखिएगा, ये प्रश्न को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, maastricht संधि, इसे आमतौर पर यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है, ठीक है। maastricht संधि को हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं, यूरोपीय संघ की संधि भी कहते हैं।
यह संधि 7 फरवरी 1922 को यूरोपीय समुदाय के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है। कहने का मतलब है जो यूरोपीय समुदाय थे, यानी कि यूरोपीय जितने भी देश थे, जितने भी समुदाय थे, तो उसके बीच जो एक संधि हुआ था, जो कि हुआ था 7 फरवरी 1992 को। 7 फरवरी 1992 को प्रश्न पूछा जाएगा, मास्ट्रिच संधि कब हुआ? 7 फरवरी 1992 को। इस संधि को हम लोग यूरोपीय संघ की संधि भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी के बीच एक समझौता हुआ था जिसका नाम पड़ा मास्ट्रिच संधि। यह समझौता मास्ट्रिच हॉलैंड में हुआ था, यानी कि ये जो मास्ट्रिच संधि है वो हुआ था मास्ट्रिक्ट में। मास्ट्रिक्ट का उस वक्त में नाम जो है मास्ट्रिक्ट था, लेकिन बाद में नाम बदल कर इसका नाम रखा गया मास्ट्रिच, इसलिए इस संधि का नाम क्या पड़ा? मास्ट्रिच। तो ये जो समझौता है वो हुआ था मास्ट्रिच हॉलैंड में, इसलिए इस संधि का नाम क्या रखा गया? मास्ट्रिच। समझ में आ गया? इस समझौते के तहत सभी यूरोपीय नागरिकों को एक देश से दूसरे देश में जाने पर समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि ये जो संधि बनाया मास्ट्रिच संधि, तो इसमें क्या उद्देश्य रखा गया कि कोई भी नागरिक हो, कोई भी जनसंख्या हो, कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी लोग हो, वो अगर एक दूसरे देश में जाएगा तो उसको किसी भी प्रकार का उसके साथ अन्याय नहीं होगा, यानी कि समान अधिकार मिलेगा। मान लो आप पाकिस्तान में हो और आप जो है नेपाल जाना चाहते हो, आप इंडिया में हो, अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो, जितना अधिकार आपको यहाँ पर उतना अधिकार वहां पर मिलेगा। इस तरीके से जो 28 देश बनाया गया था, तो ये 28 देश का संघ में बिल्कुल यही रूल था। समझ में आ गया? तो एक देश से दूसरे देश में कोई जाएगा तो उसको किसी भी प्रकार का उनके साथ अन्याय नहीं होगा, सभी को बराबर का न्याय होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए, चलो देखो। अब यूरोपीय संघ के भी कुछ नाकामियां थी, कुछ कमियां थी, कुछ कमजोरियां थी, जो कि देखेंगे, और जिसकी वजह से ये उतना आगे नहीं चल पाया, उतना आगे सक्सेस नहीं हो पाया। वैसे ये अभी भी है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। क्या क्या नाकामियां था, क्या क्या कमजोरी था, देखिए। यूरोपीय संघ के सदस्य देश कई बार एक दूसरे के विदेश नीति के खिलाफ रहे हैं। यानी कि विदेश नीति का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं ना? विदेश नीति का मतलब होता है, जैसे मान लो भारत से बहुत सारे लोग हैं जो अरब देशों में काम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ के जो देश है, यहाँ पर कोई काम करने के लिए आएगा, तो जो बाहरी वाला देश यहाँ पर आएगा तो उन लोगों के लिए कुछ अलग नियम बनाया जाएगा। मान लेते हैं कुछ मिनट के लिए, जैसे यहाँ पर कोई देश यहाँ पर कोई काम करने के लिए आया अरब से, एग्जाम्पल लेते हैं। तो अरब से जब यहाँ पर काम करने के लिए आया तो उनके पास कुछ पैसे लेंगे टैक्स के तौर पर, मान लो 2%, और जो यहाँ का निवासी है मान लो उसके पास 0% लेते हैं। तो दोनों के लिए अलग नियम है। तो जो विदेश से आया उसके लिए विदेश नीति, समझ में आ गया? देश के लिए देशी नीति, जो कि हम लोग हैं। तो वही कहा कि ये जो विदेश नीति है ना, हमेशा खिलाफ रहता था। कई बार यूरोपीय संघ का जो भी देश था, 28 देश था, इन देशों के बीच में हमेशा जो ना कोई अनबन होते रहता था विदेश नीति को लेकर के, ठीक है। जैसे इराक पर अमेरिका का आक्रमण, इराक पर जो अमेरिका का आक्रमण हुआ था, इसके खिलाफ में जर्मनी और फ्रांस थे, दोनों देश यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। समझ में आ गया चीज आपको कि जो इराक पर जो अमेरिका का आक्रमण हुआ था, तो इसके खिलाफ में जर्मनी और फ्रांस थे, जबकि ये दोनों देश जो है क्या है, यूरोपीय संघ का सदस्य है। इनको खिलाफ नहीं होना चाहिए था। समझ में आ गया? इनको खिलाफ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये क्या थे, उनके खिलाफ थे, ठीक है। आगे देखो, एग्जाम्पल भी आप समझ गए। यूरो मुद्रा को लागू करने पर, ये जो यूरो मुद्रा लागू हुआ था ताकि सोचा कि चलो भाई तरक्की करेगा, सभी देश के पास एक ही मुद्रा रहेगा जिससे फायदा होगा। लेकिन यूरो मुद्रा को लागू करने पर यूरोप के कुछ भागों में दिलचस्पी नहीं दिखी तथा वह इसे लेकर नाराजगी जाहिर की। यानी कि कुछ यूरोप के भाग थे, कुछ ऐसे देश थे जिसको ये मंजूर नहीं था, यूरो मुद्रा उसको पसंद नहीं था, है ना। वो चाहता था कि खुद का ही मुद्रा रहे, यही सही रहेगा। जैसे स्वीडन और डेनमार्क जो है वो मास्ट्रिच संधि के साथ साथ यूरो मुद्रा को भी नकार दिया। यानी कि इन्होंने जो है मास्ट्रिच संधि जो आया था, जो कि हम लोगों ने देखा, तो इसको भी नकार दिया। कौन कौन सा देश? एक स्वीडन देश, एक डेनमार्क देश, ये दोनों देश जो कि यूरोपीय संघ का सदस्य है, लेकिन मास्ट्रिच संधि को क्या कर दिया? नकार दिया। और इसके साथ साथ जो यूरो मुद्रा था इसको भी नकार दिया। तो इन देशों को पसंद नहीं था कि ये यूरो मुद्रा भी हो, ठीक है। तो इन देशों को शामिल करने का जरूरत है क्या, जब इसको ऐसा हाल है। तो आगे देखिए, आपसी विरोध के कारण यूरोपीय संघ की शक्ति अब सीमित सी रह गई। यानी कि इन देशों के बीच भी जो 28 देश थे, इनके बीच भी जो ना आपसी बहुत तरह का विवाद है, बहुत तरह का अनबन है, जिसकी वजह से ये जो यूरोपीय संघ की शक्ति है, जो पावर है, जैसे आज के दिन अमेरिका इतना शक्तिशाली हो गया है, लेकिन यूरोपीय संघ की शक्ति वहीं रह गई। फिर ब्रिटेन जब से छोड़ दिया तो शक्ति और भी खत्म हो गया, है ना। ब्रिटेन ने अपने आप को आधिकारिक रूप से 2016 में जनमत संग्रह लाकर इस संघ से अलग कर लिया था, ठीक है। ऑफिशियल तौर पर 2020 में घोषणा किया था, याद रखिएगा। लेकिन अलग जो है वो 2016 में जनमत संग्रह कराया था, यानी कि वोट कराया था जनता का। तो जनता ने क्या किया कि हाँ वोट किया कि अलग हो जाइए, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका जो रहेगा 2016 रहेगा तो 2016 पे क्लिक करना, 2020 रहेगा तो 2020 पे। समझ में आ गया आपको चीजें? आगे बढ़ा जाए। अब आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट टू बी नोटेड, यानी कि इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। सुरक्षा परिषद के कुल अस्थायी सदस्य का मतलब जो हमेशा के लिए परमानेंट सदस्य है, उसका नाम क्या क्या है? तो एक है अमेरिका, जो कि बताया, एक रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। ये सभी देश क्या है प्यारे बच्चों? ये सभी देश जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है।
टोटल 2 सदस्य होता है, एक है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई जो है परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए होता है, और अस्थाई जो है वो सिर्फ 2 साल के लिए होता है। ठीक है जी। तो अस्थाई सदस्य में ये देश आ जाते हैं आपका जिनको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर का मतलब होता है निषेधाधिकार, है ना। ये परमाणु बम वगैरह सब बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इनके पास हर तरीके का पावर है। चीजें आपको समझ में आ गई। देश का नाम आप एक बार देख लीजिएगा, अमेरिका, रूस, चीन। देखिए चीन, रूस, अमेरिका, ये तो सबको याद रहेगा। ब्रिटेन, फ्रांस, ये भी याद रहेगा। तो ये सभी देश जो है क्या है, आपका वीटो पावर का सदस्य है, यानी कि सुरक्षा परिषद का सदस्य है। आगे आने वाला जो चैप्टर है आपका, वहां पर हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए, अब जनमत संग्रह क्या होता है, अभी हमने आपको कहा ना जनमत संग्रह मतलब क्या होता है। तो देखिए, यह एक ऐसा जनमत संग्रह का मतलब वही वोटिंग करने का सिस्टम है। ठीक है, देखिए यह एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जनमत संग्रह, जन का मतलब लोग, जन का मतलब लोग, प्रजा, है ना, लिख देते हैं यहां पर। देखिए जन का मतलब होता है लोग, ठीक है, और मत का मतलब होता है वोट, मत का मतलब वोट। तो जनमत मतलब लोगों का वोट का संग्रह। ठीक है, तो कोई भी बिल को मान लेते हैं, किसी देश के खिलाफ जाना चाहते हैं या किसी देश से युद्ध करना चाहते हैं या कोई ऐसा संधि है जो कि हमको खत्म करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो जनमत संग्रह करना पड़ेगा, यानी कि लोगों का भी सुनना पड़ेगा। तो ये जो है ना एक प्रत्यक्ष मतदान है, मतलब डायरेक्ट, ये कोई अप्रत्यक्ष नहीं है कि हम वोट उसको दिए फिर वो किसी और को जाके दिया, ऐसा नहीं, ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष इसको कहता है, अप्रत्यक्ष उसको कहता है जैसे हमने एमपी को चुना, फिर एमपी ने प्रधानमंत्री को चुना, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया, है ना, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम लोग एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, फिर जो एमपी है वो पीएम को चुनता है। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। और डायरेक्ट अगर बोल देता कि ये पीएम लड़ा, ये पीएम लड़ा, इन दोनों में से किसको जिताना चाहते हो, तो जो प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता अगर वोट करती, डायरेक्ट पीएम को वोट करता तब होता। लेकिन रियल में हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, प्रधानमंत्री को जो है एमपी चुनता है, समझ में आ गया। मुख्यमंत्री को जो है एमएलए चुनता है, समझ में आ गया आपको। तो वही चीज है कि ये जो है जनमत संग्रह, ये डायरेक्ट था, डायरेक्ट इस बिल को स्वीकार और अस्वीकार किया। तो विशेष रूप से मतदाताओं का एक मतदान के द्वारा किसी विशेष प्रस्ताव को, किसी विशेष बिल को, या फिर किसी भी विशेष प्रस्ताव को, कोई बिल को, कोई एक्ट को, कोई कानून को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए जो है ये वोट कराया जाता है। इसे मत संग्रह या सिर्फ जनमत भी कहा जाता है ना, इसे मत संग्रह भी कहा जाता है और जनमत भी कहा जाता है, या फिर दोनों मिलाकर के जनमत संग्रह कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे देखिएगा, यूरोपीय संघ के गठन के पूर्व घटित घटनाएं। यूरोपीय संघ के गठन के पूर्व घटित घटनाएं, यानी कि यूरोपीय संघ का जो 1992 में गठन हुआ, तो उससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई। ठीक है, यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1992 में, तो इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई। आपकी एक सोशियोलॉजी की क्लास होगी 8:30 बजे, तो आप लोग जुड़ जाना 8:30 बजे। ठीक है, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का दूसरा चैप्टर का पार्ट 1 ही होगा, पहले भी उसका क्लास हुआ था, लेकिन उस वीडियो में ना कोई प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा और दोबारा से फिर क्लास लिए। तो इसको देखिएगा, ये ज्यादा समझ में भी आएंगी, साथ ही साथ क्वालिटी भी इनका अच्छा है, उसका क्वालिटी थोड़ा सा बुरा था, इसलिए हमको दोबारा वो क्लास को लेना पड़ा 8:30 बजे। तो आप लोग 8:30 बजे क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए 1945 के बाद यूरोपीय देश के आपसी मेल मिलाप में शीत युद्ध काफी बड़ी भूमिका निभाई। यानी कि 1945 के बाद यूरोपीय देशों के आपसी मेल मिलाप में जो शीत युद्ध है वो काफी बड़ी भूमिका निभाई। यानी कि शीत युद्ध की वजह से ही जो यूरोपीय देश है वो आपस में मिले, है ना। होता है ना कि जैसे आप अगर आपके भाई भाई के बीच में अगर लड़ाई है, लेकिन कोई दूसरा अगर आ जाए लड़ाई करने के लिए, तो फिर भाई भाई में क्या होता है, दोस्ती हो जाता है। तो ठीक वैसे ही जब शीत युद्ध चल रहा था, तो इधर जब सूर्य संघ हमला करने के लिए जा रहा था, तो उधर जो यूरोपीय देश है वो आपस में मिल जा रहा था। ठीक है, तो कई सारी घटनाएं हुई, जिसमें सबसे पहला है मार्शल योजना। अब मार्शल योजना के बारे में मुझे तो लगता है हर कोई जानते होंगे। मार्शल योजना, मार्शल प्लान, ये क्या था, तो ये जो है अमेरिका के द्वारा लाया गया था, जिसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो यूरोपीय देशों की स्थिति है वो बहुत बद से बदतर हो गई थी। तो इसी की वजह से अमेरिका जो है इसको लाया सभी देशों की मदद करने के लिए। ठीक है, तो 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वस्त यूरोपीय देशों के आर्थिक ढांचा को दोबारा स्थान पर खड़ा करने के लिए, ध्वस्ता का मतलब जो देश खत्म हो गया है 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो देश की स्थिति बहुत खराब हो गई है, बद से बदतर हो गई है, जो भी आर्थिक ढांचा जिसका खत्म हो गया है, तो उसका आर्थिक ढांचा को बदलने के लिए वो सही रास्ते पर, सही पोजीशन पर आ जाए, इसके लिए अर्थात यूरोप के अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से काफी मदद की, जिसे हम लोग मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। अब ये जो मार्शल योजना है वो आपका लाया गया था 1948 में, लेकिन हम लोग डेट यहाँ पर इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि आपको हम आगे भी मार्शल योजना के बारे में पढ़ाएंगे। बस ये छोटा छोटा घटना हुआ था जो कि आपको जानना है। अब जो दूसरा घटना हुआ था यूरोपीय संघ के गठन से पहले, यानी कि यूरोपीय संघ के तो 1992 में हुआ था, लेकिन उससे पहले घटना क्या हुआ था, वो है नाटो। अमेरिका की अगुवाई में यूरोपीय देशों का गठन किया गया
जिसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म देना, अर्थात अमेरिका ने सुरक्षा की दृष्टि से भी इन देशों को आपस में जोड़ना शुरू किया। यानी कि जो नाटो को भी बनाया गया था, जो नाटो भी क्या है, एक तरह का संघ का सदस्य का मतलब संघ है, एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि जो नाटो है वो क्या है, कई देशों का एक संघ है, ठीक है। तो इनको भी जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि कोई देश अगर इस पर हमला करे तो फिर ये सोचेगा कि हम पर हमला किया और ये सभी देश मिलकर के उस पर हमला करेगा। तो इसका भी इसीलिए जो है नाटो का स्थापना किया गया था, ठीक है जी। समझ में आ गया इसका स्थापना क्यों किया गया था? बस बहुत आसान है। आगे देखिए, 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। यानी कि 1948 में जो है मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी तथा इस संगठन के जरिए पश्चिमी यूरोप के देशों के अर्थव्यवस्था को जगह पर लाने के लिए काफी प्रयास किया गया। ये जो मार्शल योजना की शुरुआत हुई थी तो क्यों हुई थी? तो जो भी यूरोपीय देशों में जो भी देशों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी उसकी स्थिति सही हो जाए, ठीक है। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन से भी यूरोपीय देशों में आर्थिक विकास होने लगा। यानी कि 1957 में जो है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि यूरोपीय देशों में आर्थिक विकास होने लगा। इसी की वजह से यूरोपीय देशों में क्या होने लगा? आर्थिक विकास होने लगा, ठीक है। तो ये जो है यूरोपीय संघ के गठन से पहले की घटनाएं थी। एक था मार्शल योजना, एक था नाटो और एक था आपका, बस यही दो ही के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब आसियान में हम लोग आ चुके हैं। एक आपका यूरोपीय संघ था, पहला टॉपिक जो कि खत्म हो गया, पूरे एकदम अच्छे से खत्म कर दिए। अब हम लोग दूसरा टॉपिक को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, आसियान। ये क्या है? आसियान। आसियान में टोटल अभी कितना देश है? 10 देश है ना, याद रखिएगा। टोटल अभी जो देश है आसियान में 10 है। अब इस आसियान को भी जो बनाया गया था वो सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि उस वक्त में जो अमेरिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, अमेरिका का दबदबा था, अब उसके टक्कर में कोई नहीं था, तो आसियान का भी गठन किया गया ताकि उसके टक्कर में कोई हो और आपस में ये लोग मिलजुल करके आर्थिक विकास करें, ठीक है। तो आसियान का जो सदस्य देश है आप यहाँ पर दे सकते हैं जितना भी इस कलर में है, जैसे कि म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, है ना, टोटल 10 है, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया। ये सभी देश जो है ना वो क्या है? आसियान का सदस्य है। आप लोगों को मैप में तो क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर जी, बिल्कुल। तो ये सभी देश जो है वो क्या है? आसियान का सदस्य है, ठीक है जी, याद आ गया। अब आगे हम लोग आसियान के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है ना? आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जो इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये जो है आपका आसियान का फुल फॉर्म है ना, जिसको हिंदी में लिखते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आसियान। ये क्या है? एक क्षेत्रीय समूह है, एक कई देशों का क्या है? एक समूह है, ठीक है। इसका उद्देश्य अपने देश, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? अपने 10 सदस्य, जिसमें एक आपका ब्रुनेई है, जिसमें एक आपका कंबोडिया है। देखिए ये भी वही है, आसियान का मैप है आपका, है ना। जैसे फिलीपींस हो गया, ये ब्रुनेई हो गया, ये कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। ये सभी क्या है? 10 देश है जो कि सदस्य है। इंडोनेशिया हो गया, ये सभी सदस्य है किसका? आसियान का। चीजें आपको समझ में आ गया, मैप आप लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ा जाए, देखो इसमें जो उसका उद्देश्य अपने 10 सदस्य, ये 10 सदस्य का नाम है, तो क्या है कि इनके बीच, ये जो 10 सदस्य है इनके बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसका भी उद्देश्य वही था कि एक दूसरे का आर्थिक में मदद करेंगे, आर्थिक स्थिति में मदद करेंगे, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी सुरक्षा में भी मदद करेंगे, ठीक है। आर्थिक भी मदद करेंगे, साथ ही साथ सुरक्षा में भी मदद करेंगे। यही जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, किसका? आसियान का। चीज आपको समझ में आई? आगे देखिए, आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगर वर्तमान की बात करें तो आसियान जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, यानी कि चौथा नंबर पे हम लोग जो व्यापार करते हैं, तो भारत जो चौथा नंबर पे जो व्यापार करता है वो किसके साथ करता है? आसियान के साथ। लेकिन ज्यादा जो व्यापार हम लोगों का चाइना के साथ होता है, अरब कंट्री के साथ होता है, ठीक है। लेकिन चौथा नंबर पे जो है आसियान के साथ होता है। चीजें समझ में आई? आसियान का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, पूछा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कभी भी फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन को देखना है ताकि वहां पर फुल फॉर्म का स्पेलिंग सही से हो, ठीक है। अब देखो आगे, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान 1967 ईस्वी के अगस्त महीने में इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया तथा थाईलैंड, यानी कि लगभग ये 5 देश था। 5 देश, जब इसका स्थापना हुआ था उस वक्त कितना देश था? 5 देश था, जो कि बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान का नींव डाला था, यानी कि आसियान की शुरुआत करी थी। याद रखिएगा कब किया गया था? 1967 में, ठीक है। कौन से घोषणा पत्र पर सिग्नेचर करके? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। कौन सा पत्र था? बैंकॉक घोषणा पत्र। इस पर हस्ताक्षर करके जो आसियान है उसका गठन किया गया। अब आसियान का मुख्य उद्देश्य को देखते हैं। ये तो गठन समझ गए, कौन कौन सा देश था? इंडोनेशिया था, सिंगापुर था, फिलीपींस था, मलेशिया था और थाईलैंड था।
भारत नहीं था। बहुत सारा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है कि बताइए भारत किसका सदस्य है, तो भारत जो है ना वो सार्क का सदस्य था, सार्क का, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे समकालीन दक्षिण एशिया, जो 5वां चैप्टर है वहां पर देखेंगे। ये जो है आपका जो आसियान था, यहाँ पर भारत का सदस्य नहीं था, मतलब आसियान भारत जो है, भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी। देखो आसियान का मुख्य उद्देश्य, अब किसी भी संघ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है तभी तो गठन किया जाता है ना, तो इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था, इनमें सदस्य देश आर्थिक विकास करने के लिए एक दूसरे से जुड़ जाए और मिलजुल करके विकास करने लगे। यानी कि जितना भी देश था इसमें टोटल 10 सदस्य हैं, तो इनका क्या मुख्य उद्देश्य है कि एक दूसरे से जुड़ जाओ, यानी कि हम आपके देश में व्यापार करने जाएंगे, कोई टैक्स मत लेना, आप भी मेरे देश में आएंगे, हम भी आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। इस प्रकार का जो है ये लोग, ये देखो कोई भी संघ बनता है तो वो इसीलिए बनता है ताकि ज्यादा विकास हो। किसी प्रकार का टैक्स ले लेंगे तो अब क्या होगा, खुल्लम खुल्ला लगेगा अपना ही देश है, जाके व्यापार करो। अब अगर दूसरे का देश रहता है तो वहां पर कितना दिक्कत होगा, है ना। तो इनमें सदस्य देश आर्थिक विकास करने के लिए एक दूसरे से जुड़ गए और मिलजुल करके विकास करने लगे। आसियान का प्रमुख उद्देश्यों में से सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना भी एक मुख्य उद्देश्य था, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए सभी देशों का, यह भी आसियान का एक मुख्य उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के आधार पर क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का जो एक मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूरी दुनिया में शांति कायम रहे, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो गठन हुआ है यूएनओ का, वो उसका एक मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूरी दुनिया में जो है शांति स्थापित रहे। तो जो आसियान जो बना था इसका भी मुख्य उद्देश्य वही था, संयुक्त राष्ट्र संघ के ही जैसा, कि पूरी दुनिया में शांति हो और साथ ही साथ अस्थायित्व को बढ़ावा दे, सबको एक दूसरे के साथ हो, है ना। निष्पक्षता, सहयोग तथा हस्तक्षेप को बढ़ावा देना इस संघ का मुख्य उद्देश्य था। निष्पक्षता, एक पक्षता होता है, एक निष्पक्षता होता है, ठीक है। सहयोग का मतलब हेल्प करना, हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप का मतलब होता है दूसरे के काम में दखल देना। आपको कहेगा हस्तक्षेप मत करो, मतलब मेरे काम में दखल मत दो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तो वो हो गया हस्तक्षेप। और हस्तक्षेप उसका उल्टा, यानी कि दूसरे के काम में दखल ना दो। तो ये जो मुख्य उद्देश्य था आसियान का, तो जिसमें क्या था कि दूसरे के काम जो कर रहा है उसको करने दो, किसी भी तरह का उस पर दबाव मत बनाओ, है ना। वो जो भी कर रहा है करने दो, साथ ही साथ उनका सहयोग करो, हेल्प करो, निष्पक्षता रहो, बिल्कुल हमेशा फ्रीडम होकर के रहो, निष्पक्ष होकर के। ये नहीं कि वो जो बोल रहा है वही करेंगे, अमेरिका जो कह दिया आप वही बात को बोलेंगे, नहीं, अपना निष्पक्ष, जो आपके दिमाग में है, जो आपके मन में है, उसी चीज को बताओ, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। ये उद्देश्य रहा था किसका, आसियान के मुख्य सदस्यों का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए। आसियान में जो एक देश है म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ब्रेनेई दारुसलाम, ये सभी देश जो है अपना जगह बनाई बाद में, अर्थात यह देश भी बाद के वर्षों में आसियान की सदस्यता ली और आसियान के सदस्य देशों की संख्या जो है अभी हो गई 10, ठीक है। तो अभी टोटल 10 संख्या हो गया, याद रखिएगा, पूछा जाएगा अगर कि आसियान में कितने देश है, 10, यूरोपीय संघ में कितने देश है, तो 28, ठीक है। अब आगे देखो आसियान शैली क्या होता है, तो इसको कहते हैं आसियान वे, आसियान शैली। ध्यान से सुनिएगा, आसियान सदस्य देशों की अनौपचारिक और कामकाज की शैली को कहा जाता है। अनौपचारिक एक होता है, औपचारिक एक होता है अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, है ना। फॉर्मल लेटर अगर आपको लिखने के लिए बोलेगा तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, जो आप प्रिंसिपल को लिखते हैं, जो आप अपने प्रिंसिपल को, अध्यापक को लिखते हैं, वो हो गया फॉर्मल। और एक हो गया इनफॉर्मल लेटर, जिसको अनौपचारिक कहेंगे, तो वो क्या होता है, तो अनौपचारिक जो कि आप अपना दीदी को, अपना किसी जो रिलेटिव है उनको, अपने पापा को, अपनी मम्मी को जो लेटर लिखा जाता था उनको इनफॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल जो कि ऑफिस में किसी वर्क के लिए किया जाता था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आसियान सदस्य देश की जो है वो अनौपचारिक और साथ ही साथ कामकाज की शैली को कहा जाता है। आसियान ने टकराव रहित, औपचारिक तथा सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देकर काफी सम्मान प्राप्त किया। अब देखिए टकराव रहित का मतलब क्या हो गया कि आसियान का जो भी सदस्य देश था वो कभी भी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था, बिना मतलब का किसी के काम में जाके टांग नहीं अड़ाता था, है ना। और सहयोगात्मक मेल मिलाप, यानी कि हमेशा एक दूसरे देश जो है हमेशा मदद करता था एक दूसरे का, ठीक है। तो इसको बढ़ावा दिया और काफी सम्मान भी मिला इसको, इसके वजह से आसियान को, जिसे आसियान शैली का नाम दिया गया और इसी को दिया गया आसियान शैली का नाम, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब आसियान के कुछ प्रमुख स्तंभ देखते हैं। आसियान के टोटल 3 प्रमुख स्तंभ है। स्तंभ का मतलब क्या बताया था मैंने, पिलर, है ना। किसी भी घर में 4 पिलर होता है, अगर एक पिलर हट जाए तो पिलर गिर जाएगा। आप लोग बोलेगा सर आजकल बिल्डिंग का घर होता है, बिल्डिंग में 3 पिलर से भी घर बन जाता है, बात सही है, लेकिन ऐसा माना जाता है ना कि जैसे कोई भी घर में अगर 4 पिलर है उसमें से एक पिलर को अगर तोड़ देंगे तो वह घर गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पिलर जो है वो बहुत बड़ी चीज है ना। जर जिसको बोलते हैं, जर बहुत बड़ा चीज है, जर ही नहीं रहेगा तो आगे चल के तो पक्का कभी ना कभी खत्म होगा, इसलिए जो बेसिक नॉलेज है उसको बढ़ाना चाहिए। तो आसियान का भी प्रमुख स्तंभ था, पिलर था आसियान का भी, जिसकी वजह से आसियान टिका हुआ है। देखो
वर्ष 2003 में आसियान ने 3 स्तंभ के आधार पर आसियान समुदाय निर्माण की दिशा में अपना कदम उठाया, यानी कि आसियान समुदाय के निर्माण की दिशा में जो है अपना कदम उठाया था 3 स्तंभ के आधार पर। कब? 2003 में। पहला जो है वो है आसियान सुरक्षा समुदाय। अब ये जो स्तंभ था, आसियान स्तंभ था, वो क्या था देखिएगा, इसके तहत क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ले जाएं, यानी कि ये क्या था, आसियान का जो मुख्य उद्देश्य था, यानी कि एक प्रकार का स्तंभ लाया गया जिसमें रखा गया नाम आसियान सुरक्षा समुदाय। इसके तहत क्या हुआ कि क्षेत्रीय जो भी विवाद है, जो भी क्षेत्र में विवाद है, विवाद का मतलब कोई भी देश के अंदर किसी भी तरह का विवाद है, चाहे वो गोरे काले को लेकर हो, चाहे वो किसी धर्म को लेकर हो, कोई भी विवाद हो, इस विवाद को सैनिक टकराव तक ले जाए, और इस विवाद को सैनिक टकराव तक ले जाए, यानी कि सेना पर भी ये चीज होना चाहिए, ये इनका प्रमुख स्तंभ था। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान ने निवेश, श्रम तथा सेवाओं के मामले में FTA यानी कि फ्री ट्रेड एरिया अर्थात मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की ओर बढ़ा। कहने का मतलब है कि आसियान निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, कोई भी तरह का मजदूर को लेने के लिए या देने के लिए, या किसी भी तरह का सेवा देने के लिए, किसी भी तरह का सर्विस देने के लिए, सर्विस का मतलब हुआ, मान लेते हैं हम पढ़ा रहे हैं तो ये भी क्या हुआ, एक सेवा हुआ, ठीक है। आप आगे चल के कुछ करेंगे, नौकरी करेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार नौकरी, चाहे इंजीनियर वगैरह जो भी हो, उसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो निवेश के मामले में, श्रम के मामले में, सेवाओं के मामले में आसियान ने जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की ओर बढ़ा। मुक्त व्यापार मतलब क्या हो गया, मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी अगर जाएगा तो उसको किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा, उसी को कहते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र, है ना। मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ऐसा क्षेत्र जहां पर अगर आप बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि वहां क्षेत्र का कुछ टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, कोई टैक्स नहीं। इस पर जो है आसियान ने कदम उठाया, ठीक है। और ये क्षेत्रीय जो विवाद था उसको सैनिक टकराव तक लेके गया। क्यों लेके गया, तो जो सैनिक टकराव होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि उनके पास नॉलेज होता है, वो पढ़े लिखे होते हैं, जिसकी वजह से जो टकराव होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जो क्षेत्रीय विवाद है वो खत्म जल्दी नहीं होगा, लेकिन जब पढ़ा लिखा लोग आ जाते हैं, कोई नेता आ जाता है तो वो फिर खत्म करने का प्रयास करता है। वो अलग बात है कि आजकल नेता ही जो है ये सारा काम करवाता है। चलिए अगला देखिए, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। एक तीसरा स्तंभ बनाया आसियान के द्वारा जिसका नाम रखा गया आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसके तहत अर्थात इस समुदाय में आसियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सैनिक का इस्तेमाल ना कर वार्ता द्वारा दोनों पक्षों के बीच सहमति स्थापित करना। यानी कि इसको जो बनाया गया आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय को, ये इसलिए इसको बनाया गया तो कोई भी अगर क्षेत्रीय विवाद हो, कोई भी क्षेत्र विवाद हो, है ना। क्षेत्र विवाद का मतलब मैंने आपको क्या बताया, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो रंग के आधार पर हो, चाहे वो किसी कानून के आधार पर हो, किसी कानून के खिलाफ में हो। अब किसी को कोई कानून अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा, तो वो तो आंदोलन करेगा, वो तो विवाद करेगा, है ना। किसी को जाति के आधार पर बहुत तरह होते हैं, धर्म के आधार पर बहुत तरीके से आंदोलन होते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको, कोई भी विवाद होता है, कोई भी उलझन होता है तो उसको सुलझाने के लिए कहा कि सैनिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सेना का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना का इस्तेमाल करेगा तो फिर लोग जो है वो डर जाएंगे। क्या करना चाहिए कि इन लोगों के बीच आपस में वार्ता करके, मतलब बातचीत के जरिए, वार्तालाप के जरिए जो है इस चीजों को सहमति के साथ, दोनों पक्षों के सहमति के साथ इस चीजों को सुलझाया जाए। तो ये जो है तीसरा स्तंभ था, ठीक है। तो आसियान का ये सभी क्या है, प्रमुख स्तंभ है। चलिए अब है आसियान क्षेत्रीय मंच। क्या होता है देखिए, वर्ष 1994 में आसियान के सदस्य देशों ने आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसको बोलते हैं ARF, आसियान क्षेत्रीय मंच जिसको बोलते हैं ARF की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना था। समझ में आ गया, यानी कि 1994 में आसियान के सदस्य देशों ने जो है ARF बनाया, यानी कि आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया, और इसका मुख्य उद्देश्य ये रखा कि देशों की सुरक्षा, साथ ही साथ विदेश नीतियों में जो तालमेल है इसको बनाना है। देशों की सुरक्षा भी हो, एक दूसरे का देश का सुरक्षा भी हो, साथ ही साथ जो विदेश नीति है वो भी सही हो, इसको बनाना, ये जो है आसियान क्षेत्र मंच का मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा आसियान क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी, 1994 में। कब हुई थी, 1994 में, ठीक है, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ARF, आसियान क्षेत्रीय मंच। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो सुरक्षा है उसको बढ़ाना और सुरक्षा और विदेश नीतियों के बीच का तालमेल को बनाना, ठीक है। तो अगला है आपका आसियान के विजन दस्तावेज। विजन का मतलब होता है जो विजन लेके आप लोग चल रहे हैं, जैसे आपको 450 लाना है, वैसे ही आसियान का विजन भी था जो कि 2020 में विजन लाया गया था। क्या था देखिए, इसमें अंतरराष्ट्रीय समुदायों में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। इसके तहत आसियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सैनिक का इस्तेमाल ना कर वार्ता द्वारा दोनों पक्षों के बीच सहमति स्थापित करना, यही बातें यहाँ से निकली है, यही बातें यहाँ से निकली है। कहने का मतलब ये विजन जो है वो कब निकला था, 2020 में।
ये विजन, और विजन के तहत क्या था कि कोई भी अगर विवाद हो जाए आपस में, कोई भी क्षेत्र विवाद, किसी भी तरह का विवाद हो जाए, तो इस बात को सैनिक का इस्तेमाल ना करके आपसी वार्तालाप करके बातचीत के जरिए उसको खत्म किया जाए। यही जो है यहाँ पर आसियान विजन था 2020 का। समझ में आ गया? आगे देखा जाए, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, पढ़ा दिया आपको। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, भारत और आसियान के बीच का संबंध। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखो, भारत आसियान के 3 सदस्य मलेशिया, सिंगापुर तथा थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार नीति पर समझौता किया है। यानी कि आसियान का टोटल 3 सदस्य है, आसियान का वैसे 10 सदस्य है, 10 में से 3 सदस्य के साथ, जिसका नाम है मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इन तीनों देशों के साथ जो भारत है वो मुक्त व्यापार नीति पर समझौता किया है। मतलब क्या हुआ? मुक्त व्यापार नीति का मतलब वही, कोई अगर यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आएगा तो उसको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री किया जाएगा। मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। समझ में आ गया? तो इसके अंदर जो टोटल 10 सदस्य था, तो 10 में से सिर्फ 3 के साथ, एक मलेशिया, एक सिंगापुर, एक थाईलैंड, इसके साथ जो भारत है वो मुक्त व्यापार नीति पर समझौता किया है। वर्ष 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की गई। और ये कब लागू किया गया था प्यारे बच्चों? वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था को लागू किया गया था। आसियान एशिया का एकमात्र संगठन है जो एशियाई देशों तथा विश्व शक्तियों, राजनीतिक और सुरक्षा के मामलों में बातचीत करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है ना। याद रखिएगा, आसियान जो है ना वो आपका एशिया का सदस्य है। आसियान कहाँ से? मतलब आसियान के जो सदस्य देश हैं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये जितना भी 10 देश है वो कहाँ से हैं? एशिया से है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो आसियान एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि एशियाई देशों तथा विश्व शक्तियों, राजनीतिक सुरक्षा के मामले में बातचीत करने के लिए राजनीतिक मंच पर उपलब्ध कराता है। मतलब इधर एशिया की तरफ से एकमात्र ऐसा संगठन जो कि आसियान है, और उधर से जो है राजनीतिक संगठन में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी बातचीत होती है तो इधर से आसियान ही जाता है। समझ में आ गया? तो ये एशिया का एकमात्र है जो कि इस तरह का काम कर पाता है। भारत ने भी 1991 में पूरब की ओर, भारत ने भी 1991 में पूरब की ओर देखो नीति, यानी कि लुक ईस्ट, मतलब पूरब की ओर देखो नीति, तथा वर्ष 2014 में ईस्ट एक्ट अपनाई। इससे पूर्वी एशिया के देशों से आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। यानी कि भारत ने एक तो 1991 में कौन सा नीति को अपनाया था? पूरब की ओर देखो नीति। याद रखिएगा, पूरब की ओर देखो नीति को कब अपनाया गया था? 1991 में। तथा 2014 में जो है ईस्ट एक्ट अपनाई गई थी, और इससे पूर्व एशिया के देशों से क्या हो गया? यानी कि जो पूर्व एशिया के देश है उसके साथ भी जो संबंध है भारत का वो बहुत अच्छा हो गया इस तरह का नीति को अपनाने की वजह से। ठीक है, इसके अंतर्गत आसियान देशों के राष्ट्र अध्यक्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। और इसमें यानी कि जो ये बनाया था, मतलब कि जो संधि बनाया था, पूरब की ओर नीति बनाया था, साथ ही साथ 2014 में ईस्ट एक्ट बनाया था, भारत के द्वारा जो बनाया गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आसियान देशों का राष्ट्र अध्यक्ष है 2018 में गणतंत्र दिवस जो समारोह था हम लोगों का, वो अतिथि बनकर के आया था। यानी कि आसियान देशों का जो भी सदस्य है, जो भी राष्ट्र अध्यक्ष है ना, याद रखिएगा कौन आया था? राष्ट्र अध्यक्ष। कौन आया था प्यारे बच्चों? राष्ट्र अध्यक्ष। कब आया था? 2018 में। क्या बन के आया था? तो गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि बनकर के आया था, मतलब मेहमान बन के, जैसे आते रहता है कोई ना कोई हर 26 जनवरी को या 15 अगस्त को, कभी भी। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, जो वीडियो होगा आपका पार्ट 2 होगा, वहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे चीन के बारे में, है ना। 2 टॉपिक आपका रह गया, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, क्योंकि हमने क्या कहा कि जब अमेरिका का जब दबदबा बहुत ज्यादा आ गया, अमेरिका का दबदबा, ठीक है, तो अमेरिका के बाद इसका टक्कर देने के लिए यूरोपीय संघ बना। इसका टक्कर देने के लिए क्या बना? यूरोपीय संघ बना। फिर बना आसियान बना, है ना। आसियान वैसे पहले से ही था, लेकिन आसियान को पढ़ते हैं वैसे, क्योंकि मुख्य उद्देश्य ही उनका वही था। उसके बाद एक चीन जो कि बहुत शक्तिशाली बन करके आया। फिर एक है जापान जो कि शक्तिशाली बन गया, उतना तो शक्तिशाली है, तब भी शक्तिशाली की गिनती में रखेंगे लोग को। तो हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 2, वहाँ पर चीन के बारे में, साथ ही साथ थोड़ा सा टॉपिक है जापान के बारे में, जो कि पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपका आज का क्लास आपको अच्छा लगा है प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने प्यारे से दोस्तों को, है ना। पहली बार जो चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पीडीएफ अगर किसी प्रकार का लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल सा काम करना है कि आपको जाना है प्ले स्टोर पर। वहाँ पर जो है आपको तनु क्लासेस, है ना, तनु क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, चाहे पीडीएफ लेने के लिए हो, चाहे कोर्स ज्वाइन करने के लिए हो। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर 8709 10 975, ठीक है, याद रखिएगा 8709 10 975, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं
और कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए प्यारे बच्चों। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पार्ट 2 जो कल आपके अभी जो है 8:30 बजे आपकी एक क्लास है, उस क्लास में जरूर जाइएगा। और पार्ट 2 में जो है चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, यानी कि कल भी आपका पॉलिटिकल साइंस का ही क्लास होगा। ठीक है, और फिर चौथा चैप्टर आपका समाप्त, फिर इनके बाद इनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, फिर ये चैप्टर की कहानी खत्म। और प्ले लिस्ट में जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग पढ़ लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का प्ले लिस्ट भी बना हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी है। ठीक है जी।